हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है क्लास 10th का। और अब हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण ये हमारा टॉपिक है। और हमने पहले वाला टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था, हमने सभी बच्चों को याद भी हो गया था। और आपके 90+ नंबर लाने में वो जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा सहायक साबित होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना प्लेलिस्ट के अंदर। आज के इस वीडियो में हम अम्ल, क्षारक और लवण भी उसी तरीके से पढ़ेंगे कि जो 90+ नंबर ला सकते हैं। हम अपनी एग्जाम में 90+ नंबर लाने के लिए ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th में हो तो इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें और इसमें जितने भी नोट्स हैं उनको अपनी कॉपी में जरूर लिखिए, अपनी कॉपी पे नोट्स बना लें उसके तुरंत साथ साथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अम्ल, क्षारक और लवण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की। क्लास 7 में आप पढ़ के आए हो, क्लास 7 में, कि अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। अम्ल को जब आप चखोगे तो आपको खट्टा खट्टा लगेगा, ठीक है ना। दूसरा, जलीय विलयन में ये H+ आयन देते हैं। जब भी आप अम्ल को पानी में मिक्स करोगे तो उसमें से H+ आयन देगा वो, ठीक है ना। उसके बाद में ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। और अम्ल की जो एग्जाम्पल हैं वो एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। ये सभी अम्ल के एग्जाम्पल होते हैं। इन सबको आपको साथ साथ में अपनी कॉपी में लिखते जाना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए आगे। उसके बाद में हम बात करते हैं क्षारक की। क्षारक होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षारक स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और जल में ये OH- आयन देते हैं। जब आप पानी में मिक्स करोगे तो क्षारक है उससे OH- देगा वो। उसके अलावा ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है ना। आप देखो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल ट्वाइस। अब हमने अम्ल और क्षारक पढ़ा। अब इसमें हमने थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज कैसे? कि अम्ल है वो लिटमस पत्थर का रंग कैसे बदलेगा, क्षारक है वो लिटमस पत्थर का रंग कैसे बदलेगा। इसके लिए एक ट्रिक होती है। देखो, एक ट्रिक होती है अनिल। एक नाम याद रखना है आपको, अनिल, ठीक है। एक तो नाम याद रखना है अनिल और एक नाम याद रखना है आपको बेलन। बेलन। तो देखो, अनिल में मतलब क्या है? अनिल का मतलब है कि अ का मतलब होता है अम्ल। अ का मतलब क्या होता है? अम्ल। अम्ल क्या करेंगे? नीले लिटमस को लाल कर देंगे, ठीक है ना। अम्ल है वो नीले लिटमस को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। इससे आपको याद रहेगा। दूसरा, क्षारक का याद रखना है। तो देखो, क्षारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। यानी बेस यानी क्षारक। क्षारक क्या करेंगे? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रखोगे, कभी भी भूल नहीं पाओगे कि अम्ल होते हैं वो नीले को लाल करेंगे यानी अनिल। बेलन यानी क्षारक हैं वो लाल को क्या करेंगे? नीला करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए याद रखने के लिए है। उसके बाद में हम बात करते हैं लिटमस विलियन। लिटमस विलियन क्या होता है? तो देखो, लिटमस विलियन होता है ना, ये बैंगनी रंग का होता है। किस होता है? बैंगनी रंग का होता है ये। और इसको जो जिस पौधे से प्राप्त करते हैं उस पौधे का नाम है लिचेन। लिचेन नामक पौधे से ये प्राप्त होता है। और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था एग्जाम के अंदर, जो लिचेन पौधा होता है ये कौन से समूह का है? ये थैलोफाइटा समूह का है। आपको अगर याद होगा कक्षा 9 में एक पार्ट चलता था वर्ग वाला, थैलोफाइटा ना, टेडोफाइटा, वो एंजियोस्पर्मा वो चलता था। वो इस बार तो हटा दिया गया है 9th क्लास में से, लेकिन पहले चलता था। उसमें जो वर्ग पढ़ते थे उसके अंदर। तो ये लिचेन पौधा होता है ना, ये थैलोफाइटा समूह का होता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न क्या क्या बनेंगे? नंबर 1, लिटमस विलियन कैसा होता है? बैंगनी रंग का। नंबर 2, लिटमस विलियन कौन से पौधे से प्राप्त करते हैं? लिचेन पौधे से। नंबर 3, लिचेन पौधा कौन से समूह का है? थैलोफाइटा समूह का है। ये से प्रश्न बनेंगे इसके अंदर। उसके बाद में आता है सूचक। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर। सूचक क्या होते हैं? सूचक का मतलब क्या होगा? सूचना देने वाला। सूचक का मतलब सूचना देने वाला। यानी वे पदार्थ होते हैं जिसके द्वारा हमें अम्ल या क्षारक का पता लगता है। यानी सूचक की सहायता से हमें किसी भी विलयन में अम्ल है या क्षारक है उसका पता लगेगा, किसी भी पात्र में क्या रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षारक होते हैं उसको हम डायरेक्ट हाथ से नहीं छू सकते हैं। क्योंकि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं कि अगर हम उसे अपने सीधे नंगे हाथों से छुओगे तो आपको जलन हो सकती है, आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए उसको पता लगाने के लिए सूचक काम में लिए जाते हैं, ठीक है। अब ये सूचक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक सूचक, नंबर 2 कृत्रिम सूचक, नंबर 3 गंधीय सूचक। ये 3 प्रकार के सूचक होते हैं। साथ साथ में कॉपी में लिखते जाना है। अब पहले बात करेंगे प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर। प्राकृतिक सूचक होते हैं मतलब ये पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे? पेड़ पौधों से। और इसके जो उदाहरण है वो है हल्दी और लिटमस विलियन है, ठीक है ना। उसके अलावा अब देखो, हल्दी होता है। हल्दी जब आप सब्जी खाते हो,
खाना खाते हो या फिर कभी भी सब्जी खाते हो तो बाई चांस सब्जी है वो आपके शर्ट के ऊपर गिर जाती है, तो जब आप उसको साबुन रगड़ते हो तो वो क्या होती है, लाल रंग की हो जाती है। यानी हल्दी होती है ना, ये अमल में तो हल्दी अमल में तो पीले रंग की दिखाई देगी, पीले रंग का ही रहेगा। यानी अगर हल्दी को अमल में डालोगे तो उसका रंग पीला ही रहेगा, लेकिन हल्दी को क्षारक में डालोगे ना तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा लिटमस विलन, लिटमस विलन का मैंने आपको बता दिया, अमल में क्या होगा, अनील यानी नीले से लाल कर देगा, और क्षारक में यानी बेलन क्या करेगा, लाल से नीला कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम का मतलब जो हाथ से बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, वे ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, यानी जो मनुष्य के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कृत्रिम सूचक। और इसके एग्जाम्पल है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। मेथिल ऑरेंज को देखो याद करने का अच्छा सा ट्रिक है रॉय, मेथिल ऑरेंज को याद करने की ट्रिक है रॉय। रॉय मतलब ओ का मतलब हो गया मेथिल ऑरेंज, ये इससे पहले अमल है और बाद में क्षारक है ना, तो मेथिल ऑरेंज होगा वो अमल में तो कैसा रंग देगा, रेड कलर देगा, और क्षारक में कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। ठीक है, तो इसे याद रख सकते हो आराम से आप। उसके अलावा फिनोल्फथालीन, फिनोल्फथालीन अमल में सेम कलर होगा और क्षारक में गुलाबी कलर देता है। ये हैं कृत्रिम सूचक। उसके बाद में आता है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, यानी गंधीय सूचक होता है इसकी गंध के द्वारा पता लगता है कि अम्ल या क्षारक है, यानी उसकी सुगंध के द्वारा पता लगाएंगे हम कि उसमें अम्ल है या क्षारक है। अब इसके उदाहरण है प्याज, वेनिला, लौंग का तेल, ये सभी हैं गंधीय सूचक होते हैं। अब हम ये सभी एक साथ पढ़ेंगे कि किस किस में क्या क्या कलर देंगे। अब देखो ये पूरी सारणी आ गई आपके सामने, यहाँ पर अमल है, यहाँ पर क्षारक है, यानी सिर्फ ये सब अमल है और ये क्या है, क्षारक है। और पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचक की। प्राकृतिक सूचक में हमने पढ़ा हल्दी, हल्दी है वो अमल में एक पीला रंग ही रहेगा, उसमें कोई रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और क्षारक में ये लाल रंग की हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया सब्जी वाला एग्जाम्पल। लिटमस विलेन है, ये अमल में क्या करेगा, नीले से लाल कर देगा, और क्षारक में लाल से क्या कर देगा, नीला कर देगा। कृत्रिम सूचक की बात करें तो मेथिल ऑरेंज होता है, ये अमल में लाल रंग देगा और क्षारक में पीला रंग देगा। रॉय से याद रख सकते हो, ROY रॉय से। फिनोल्फथालीन है, ये अमल में समा रंग रहेगा और क्षारक में गुलाबी रंग देता है। उसके बाद में आता है गंधीय सूचक उसके बाद में तीसरा आता है गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक भी एक साथ याद करेंगे, इस तरफ अमल है और इस तरफ क्या है, क्षारक है। तो देखो प्याज, प्याज होता है ये अमल में तीक्ष्ण गंध देगा और क्षारक में इसकी कोई गंध नहीं आएगी। वेनिला होता है, ये भी अमल में समान गंध देगा और क्षारक में कोई गंध नहीं आएगी। लौंग का तेल है, इसकी जैसी गंध होती है वैसी गंध रहेगी अमल के अंदर, और क्षारक में इसकी कोई गंध नहीं आएगी। इस प्रकार ये गंधीय सूचक होता है, इसके द्वारा पता लगा सकते हो कि अमल या क्षारक है। अब आता है रिएक्शन। इस पार्ट में जितनी रिएक्शन है वो सब आ जाएंगी। अब देखो अम्ल और क्षारक की धातु से अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की जब धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। तो जो अम्ल हो या क्षारक हो, अगर इसकी धातु से अभिक्रिया करवाएंगे ना तो लवण और हाइड्रोजन बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट है और आसान टॉपिक है। देखो जब भी अम्ल या क्षारक की अगर धातु से अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, तो लवण बनेगा और एक हाइड्रोजन बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो देखो ये क्या बना लेगा, ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना लेगा, साथ में ये हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। इसी प्रकार जिंक की अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराओगे ना तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट बना लेगा और साथ में H2 गैस निकाल देगा। इसी प्रकार से जिंक की अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो ये बन जाएगा सोडियम जिंकेट, क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट, और ये हाइड्रोजन है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो चाहे वो अम्ल हो या क्षारक हो, अगर वो धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हमेशा लवण और हाइड्रोजन बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस की जांच। अब हमने ये देख लिया अम्ल और क्षारक की धातु से अभिक्रिया देख ली, लवण और हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसकी जांच करेंगे। उस हाइड्रोजन गैस का कैसे पता लगता है कि वो हाइड्रोजन गैस ही बनी है। इसके लिए क्या करेंगे, ये एक स्टैंड लेंगे हम और यहाँ पर एक प्रखनली लेंगे। इस प्रखनली के अंदर क्या लेंगे, इस प्रखनली के अंदर है ना, एक तो हम क्या लेंगे, अम्ल लेंगे और साथ में इसमें किसी धातु का टुकड़ा डाल देंगे, जैसे जिंक का टुकड़ा डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है ना, अब जिंक का टुकड़ा डाल देंगे तो इस जो ये पाइप है ना, इस पाइप को है ना, इस पाइप में से जो गैस बहेगी वो निकलेगी कौन सी, इस पाइप में से गैस प्रवाहित होकर आएगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होकर आएगी। और देखो इस पात्र में ना, इस पात्र में हमने साबुन का पानी लिया है, तो जैसे ही आपको पता है हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हल्की होती है। तो इस पात्र में रिएक्शन होने के बाद में जैसे ही इस पाइप के थ्रू ये इस साबुन के पानी में आएगी तो हाइड्रोजन गैस हल्की होने की वजह से वो क्या करेगा, इसके साबुन के बुलबुले बनकर है ना ऐसे वायुमंडल में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही आप इसके पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लेकर आओगे ना तो वो फटफट की ध्वनि के साथ जलेगा। इसे बोलते हैं पॉप टेस्ट। क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पॉप टेस्ट। इसे पॉप टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट। इस प्रकार हाइड्रोजन गैस की जांच होती है। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। इस प्रणाली के अंदर हम अम्ल लेंगे,
और जिंक का टुकड़ा डालेंगे, रिएक्शन होगी, इस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू किस में प्रोवाइड कर देंगे, साबुन के पानी में प्रोवाइड कर देंगे। चूँकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है इसलिए ये साबुन के बुलबुले बनकर वातावरण में उड़ने लगेंगे। अब जैसे ही इन बुलबुलों के पास में अगर आप माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती लाओगे जलती हुई, तो ये बुलबुले ना फटफट की ध्वनि के साथ क्या होंगे, जलेंगे। इसे बोलते हैं पॉप टेस्ट। इस प्रकार हाइड्रोजन गैस की जाँच की जाती है। अब हाइड्रोजन गैस की जांच ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। देखो, जब हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली लाते हैं तो वह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, यही पॉप टेस्ट है। ठीक है, इतना सा लिखना है आपको कॉपी के अंदर। आगे आगे आता है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट है, उसके अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो ध्यान रखना है, चाहे धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, दोनों की ही अगर अम्ल से अभिक्रिया कराओगे ना तो लवण बनेगा, CO2 बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, इतना से ध्यान रखना है, चाहे धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, अगर अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, साथ में CO2 बनेगा, साथ में जल बनेगा, बस। अब देखो, जैसे ये धातु कार्बोनेट है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। जब इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, यानी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, तो देखो यहाँ से एक तो निकल जाएगा NaCl, ठीक है, साथ में ये CO2 गैस निकल जाएगी यहाँ पर, और साथ में ये H2O भी यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, यानी ये धातु कार्बोनेट हो गया, ये अम्ल हो गया, और ये अभिक्रिया करके ये लवण बना लिया, ये CO2 गैस बना ली, और ये H2O जल निकल गया, बस। इसी प्रकार से देखो, ये है NaHCO3, इसको बोलते हैं, अब ध्यान में रखना, ये NaHCO3 है ना, इसके कई नाम होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसी को ही बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को ही बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो जब इसकी अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे HCl से, तो सेम टू सेम वही होगा, NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा, बस इतना सही है। अब देखो, इसमें भी एक गैस निकल रही है CO2। अभी CO2 गैस की जांच करेंगे हम, चित्र के द्वारा समझेंगे। अब देखो, इस CO2 गैस की जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखो, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अब इसमें CO2 गैस की जांच करेंगे। तो देखो, हमने वही एक स्टैंड लिया है ना, और एक प्रश्न ली है। इसके अंदर मैंने HCl ले लिया और Na2CO3 यानी धातु कार्बोनेट ले लिया और अम्ल डाल दिया, दोनों है ना। दोनों में रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद में कौन सी गैस निकलेगी, ये CO2 गैस निकलेगी, और ये इस पाइप के थ्रू है ना, मैंने चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया। इस दूसरी प्रश्नली के अंदर चूने का पानी लिया है। ठीक है, एक बात समझ लो, ये प्रश्नली है, इसके अंदर Na2 सोडियम धातु कार्बोनेट है और ये HCl है, इसकी रिएक्शन करवा दी। इसमें जो CO2 गैस बनेगी ना, ये वाली, इसको मैं चूने के पानी में प्रवाहित कर दूंगा। तो जैसे ये चूने के पानी में जाएगा ना, तो इसका जो रंग होगा ना, वो मिल्की हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूध या रंग हो जाता है। इससे ये पता लगता है कि इसके अंदर CO2 गैस है। क्या पता लगेगा, इसके अंदर CO2 गैस निकल रही है। यही क्या है, CO2 गैस की जाँच होती है। अब देखो, इसको रिएक्शन के रूप में समझते हैं। देखो, ये क्या है, चूने का पानी का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं चूने का पानी, और इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जब CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो क्या क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनता है। उसका रंग जो दूधिया हो जाता है, वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से उसका रंग मिल्की हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और, आपने जो CO2 गैस प्रोवाइड कर रहे हो उस प्रणाली के अंदर, अगर आप बहुत देर तक प्रोवाइड करते हो, अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस छोड़ देते हो, तो क्या होगा, देखो, ये जो पहले वाला, ये कब बना, इतना बनता है, कब बनता है, जब आप इसमें CO2 गैस प्रोवाइड करते हो। अगर आप अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रोवाइड करोगे ना, तो ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, और ये क्या होगा, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अब देखो, धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब भी धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों और क्षारक दोनों ही क्या होते हैं, क्षार की प्रवृत्ति के होते हैं, एक ही प्रकृति के होते हैं। सो दैट इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब देखो, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। जब भी हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है, ये H2 है ना। जब भी हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलते हैं अम्ल। HCl क्या है, अम्ल है,
और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। तो ये अम्ल हो गया, ये क्षारक हो गया। दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो देखो यहाँ पर ये NaCl के साथ जुड़ जाएगा तो NaCl बन गया, और ये OH है इस H के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, लवण। अभी ये NaCl सोडियम क्लोराइड ये लवण होता है और H2O जल होता है। ठीक है, तो जब भी हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बनता है। अब देखो दूसरा है ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये भी अम्ल है और ये क्षारक है, तो अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से K2SO4 बन जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। ठीक है, लवण और जल बन जाता है। ये पोटेशियम सल्फेट है और ये जल है। अब देखो ये किसी बच्चे को है ना अभिक्रिया करने में बहुत जोर आता है, मैं सिखाऊंगा कि अभिक्रिया कैसे करते हैं। देखो ये HCl है, इसको फर्स्ट नाम दे दो। किसी को अभिक्रिया जोड़ने में दिक्कत आती है वो समझ लो, ये इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया सेकंड, इसको फर्स्ट दे दिया, इसको नाम दे दिया सेकंड। तो देखो अभिक्रिया कैसी होती है, इसके फर्स्ट को है ना इसके सेकंड से मिलाना है। इसका फर्स्ट है ना H, इसको इसके सेकंड से मिला दो तो क्या बन गया, H और OH क्या हो गया, H2O हो गया। इसके सेकंड को इसके फर्स्ट से मिला दो तो Na और Cl क्या हो गया, NaCl हो गया। ऐसी अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया देखो अच्छे से, इसमें इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया, इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया। तो इसके फर्स्ट को है ना इसके सेकंड से मिलाओ, ये H है और ये OH है तो क्या हो गया, H2O बन गया। और इसका फर्स्ट है इसके सेकंड से यानी K और OSO4 के साथ क्या तो क्या बन जाएगा, ये K2SO4 बन जाता है। इस प्रकार से अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन बनता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब भी धातु ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, लवण, मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में जल बनेगा। अब जब भी धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन बनता है। अब देखो यहाँ से गौर से देखो, ये क्या है, धातु ऑक्साइड है और ये अम्ल है, यहाँ पर लवण और जल बन रहे हैं, है ना। तो ये जो अभिक्रिया है वो पहले वाली अभिक्रिया के समान ही है। एक बार आप फिर से पीछे चलेंगे, देखो इस अभिक्रिया जो लिखी है ना अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को एक नाम बोलते हैं। वो नाम क्या है इसका, ये H2 है ना, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो ये अम्ल और क्षारक ना, ठीक है। अब देखो अगला, अब देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं, तो ये धातु ऑक्साइड है और ये अम्ल है, ये लवण है और ये जल है। तो ये अभिक्रिया है ना उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही तो है। ये तो क्या है, लवण, और ये क्या है, जल, और ये क्या है, अम्ल। तो बताओ ये अम्ल है तो ये क्या होना चाहिए, क्षारक तो होना चाहिए, क्योंकि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान ही है तो ये क्षारक होना चाहिए। इसलिए जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, ध्यान में रखना, क्योंकि ये अभिक्रिया किसके समान है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है। इसलिए जो ये धात्विक ऑक्साइड होंगे ना, कौन सी प्रकृति के होंगे, क्षारकीय प्रकृति के होंगे। तो यहाँ से मैंने लिख दिया है कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, और यह अभिक्रिया किसके समान है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है। इसलिए इसे धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, क्षारकीय प्रवृत्ति होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो जब भी क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो वही सेम लवण और जल बनेगा, सेम टू सेम वो का वही है, इसमें भी लवण और जल बनेगा। तो देखो ये अधातु ऑक्साइड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अधातु ऑक्साइड है, और CaOH का होल ट्वाइस ये क्षारक है। तो जब ये इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, लवण और H2O जल बना लेगा। अब ये अभिक्रिया भी देखो ये सेम टू सेम अभिक्रिया किसके समान है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है। इसलिए देखो यहाँ पर क्षारक है, यहाँ पर लवण है, जल सब आ गया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, अम्ल आना चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या है, जो अधातु ऑक्साइड होंगे वो किसी प्रकृति के होंगे, अम्लीय प्रकृति के होंगे। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आपको ये नोट्स बना लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से बना लो। आगे अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं हैं। अम्ल जलीय विलयन में घोलकर H+ आयन देते हैं और क्षारक जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं। जब भी आप अम्ल को पानी में घोलोगे तो ये H+ आयन देंगे और क्षारक जलीय विलयन में क्या देंगे, OH- आयन देंगे। दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे, विद्युत का चालन करते हैं। चाहे आप अम्ल लेकर विद्युत का परीक्षण कर लो, क्षारक लेके विद्युत का परीक्षण कर लो, दोनों ही कंडीशन में ये विद्युत का चालन करेंगे। और एक चीज और, चाहे आप लवण लोगे ना तो भी क्या करेगा, वो विद्युत का चालन करेगा। क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन होते हैं, जिसकी वजह से वो विद्युत का चालन करते हैं। लेकिन एक प्रश्न बनता है आपके, देखो ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ये बनेगा कि एल्कोहल और ग्लूकोज हैं ये विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जलीय विलयन में H+ आयन नहीं दे पाते हैं, इसलिए ग्लूकोज और एल्कोहल होते हैं ये जलीय विलयन में विद्युत का चालन, ये है ना, जलीय विलयन में H+ आयन नहीं दे पाते हैं, इसलिए अगर आप एल्कोहल और ग्लूकोज से परीक्षण करोगे ना विद्युत का, तो ये क्या है, विद्युत का चालन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जलीय विलयन में H+ आयन, अम्ल और क्षारक, तो जब भी आप जलीय विलयन में अम्ल घोलते हो तो क्या होता है, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब इसको आप पानी में घोलोगे ना तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है H3O+, इसे ऐसे लिखते हैं H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, साथ में क्लोरीन आयन साथ बनाता है। अब देखो ये हाइड्रोनियम आयन क्यों बनाता है, ये इसलिए बनाता है क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन है ना ये ज़्यादा स्थायी होता है, इसलिए ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो जब भी H+ H2 से क्या करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब जब क्षारक को जल में घोलोगे तो क्या होगा, जैसे NaOH, इसको जल में घोलोगे तो Na+OH- बनाएगा, और KOH को पानी में घोलोगे तो K+OH- आयन बनाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्षार है और ये क्षारक है, आपको ध्यान में रखना है कि जो क्षारक, ध्यान से सुनना, जो क्षारक पानी में घुल जाएगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। ठीक है, तो सभी जो क्षारक पानी में घुल जाएगा वो तो क्षार कहलाएगा, लेकिन जो क्षारक पानी में नहीं घुलता है वो सिर्फ क्या होगा, क्षारक ही होगा, क्षार नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखना। दोबारा बोल रहा हूँ, जो क्षारक पानी में घुल जाएगा वो तो क्षार होगा, लेकिन जो क्षारक पानी में नहीं घुलेगा वो सिर्फ क्षारक होगा, क्षार नहीं होगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सभी क्षार है वो क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो लिख दिया मैंने, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते हैं। जल में घुलने वाले क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। समझ में आ गया, सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, और जल जो जल में घुल जाएगा उसे क्या बोलेंगे, क्षार कहेंगे। अब देखो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी मेरे हिसाब से, दोबारा बताता हूँ, जो क्षारक पानी में घुल जाएगा वो तो क्षार कहलाता है, लेकिन जो क्षारक पानी में नहीं घुलता है वो क्षार नहीं कहलाएगा। इसका मतलब सभी क्षार है वो क्षारक हो सकते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, देखो क्षार, क्षार के एग्जाम्पल क्या है, क्षार के एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षार क्यों है, ये क्षार इसलिए हैं क्योंकि ये सभी है ना पानी में घुल जाते हैं। और क्षारक FeOH का होल ट्वाइस और MgCO3 का होल ट्वाइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सभी क्या है, ये क्षारक हैं, क्षार नहीं है। क्यों नहीं है, ये क्षार नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने पर रखी जाने वाली सावधानी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अम्ल और क्षारक को जब जल में आपस में मिक्स करते हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी है। अम्ल में जल मिलाएंगे, अम्ल में जल मिलाना गलत तरीका होता है। जैसे मान लो ये पात्र है, इसके अंदर क्या है, अम्ल है, और इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। और दूसरा मेरे पास पात्र है, इसके अंदर पहले क्या है, जल है, और इसके अंदर मैं अम्ल डाल रहा हूँ, तो ये सही तरीका है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो देखो अम्ल में जल डालना गलत तरीका है और जल में अम्ल डालना सही तरीका है, लेकिन ये तरीका कब वैलिड होगा, ये तब होगा जब आपके पास क्या है, पानी है, और पानी में आप अम्ल डाल रहे हो लेकिन बूंद बूंद डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, बूंद बूंद डाल रहे हो, तब तो ये पॉसिबल होगा, तब तो आपको क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक साथ डाल देते हो या फिर अम्ल में जल डालते हो तो क्या होगा, ये जो कांच का पात्र होता है ना गर्म हो जाएगा और टूट सकता है, और जो इसके अंदर जो मिश्रण होता है ना वो उछल के आपके ऊपर गिर सकता है जिससे आप जल सकते हो, ये सब दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए हमेशा जल में अम्ल डालना है और दो दो बूंद करके डालना है और लगातार पात्र को हिलाते रहना है। पीएच स्केल है हम कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में नोट्स बनाते रहे, कमेंट करके मैं जरूर बताएं। धन्यवाद।